I कुलदीप वेलकम यू ऑल टू डेली न्यूज एनालिसिस। आज हम देखने वाले हैं 13 अक्टूबर की न्यूज और देखते हैं आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, दोनों ही हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से। तो पहली न्यूज से स्टार्ट करते हैं। पहली जो इंपॉर्टेंट न्यूज हम गो थ्रू कर रहे हैं दैट इज विद रिगार्ड टू द इश्यू ऑन द पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर। अभी तक 2-3 महीने पहले तक पाकिस्तान का जो लफड़ा था या पाकिस्तान है वो इंडिया की बॉर्डर पे इश्यूज क्रिएट कर रहा था। अब इश्यूज क्रिएट हुए हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे। तो मैं अगर आपको थोड़ा सा कंटेक्स्ट दूं तो सबसे बेसिक चीज जो आपको समझनी है कि हिलेरी क्लिंटन का एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है कि अगर आप अपने बैकयार्ड में सांपों को पालोगे तो आप ये मत सोचिएगा कि वो आपके पड़ोसी को खाएगा, हो सकता है वो आपके घर में आपको ही खा जाए। और यहां पे हम इसको टेररिज्म से भी रिलेट कर सकते हैं कि पाकिस्तान जो इतने सालों से जिहादीज को नर्चर कर रहा था सो दैट वो कश्मीर के अंदर में आग लगा सके, कश्मीर के अंदर में सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज को और भी ज्यादा इग्नाइट कर सके, वो पर्टिकुलर जिहादीज जो हैं अब पाकिस्तान के अगेंस्ट हो गए। ओके, तो यहां पे जो जिहादीज बनाए गए थे, जो पाकिस्तान ने इंडिया के लिए बनाए गए थे या फिर एक पर्टिकुलर बफर क्रिएट करने के लिए बनाए गए थे अगेंस्ट द अफगानीज एंड अदर्स, अब वो पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट में ही वर्क करना स्टार्ट कर चुका है। और यहां पे जिस पर्टिकुलर पाकिस्तानी ग्रुप का या एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है तहरीक ए तालिबान। ओके, एंड एज अ नेम सजेस्ट इसमें तालिबान का कुछ ना कुछ लेना देना है। ओके, तो आज हम जो पर्टिकुलर पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर करेंगे उसमें तहरीक तालिबान को भी समझ लेंगे, ठीक है। बट पहले स्टार्ट करते हैं विद रिगार्ड टू द कोर ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू। अब देखिए, बिकॉज इंडिया या मैं कहूं अफगानिस्तान या फिर आज के टाइम में इंडिया और पाकिस्तान, ये जो पर्टिकुलर तीनों कंट्रीज हैं, ये तीनों की तीनों हिस्टोरिकली वर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिशर्स। ओके, एंड जो ब्रिटिश इंडिया था वो अफगानिस्तान को कैप्चर तो करना चाहता था, बट बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, बिकॉज ऑफ द ट्राइबल मिक्स ऑफ द रीजन, जो पर्टिकुलर ब्रिटिशर्स थे वो कभी अफगानिस्तान को रूल नहीं कर पाए। बट एट द सेम टाइम जो पर्टिकुलर ब्रिटिशर्स थे वो अफगानिस्तान को अपने स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रखना चाहते थे, विच मींस कि दे डिड नॉट वांटेड कंट्रोल ओवर द टेरिटरी, बट दे वांटेड कि अफगान के अंदर में जो भी रूलर्स हो, अफगान के अंदर में जो भी गवर्नमेंट है फ्यूचर में, वो हमेशा जो ब्रिटिशर्स हैं उनके साथ में रहे या उनके फेवर की बात करे एंड कभी भी कुछ भी ऐसा ना करे जो उनके अगेंस्ट में। And one of the reason why Britishers wanted this was because अगर हम अफगानिस्तान की करंट ज्योग्राफी देखें तो अफगानिस्तान बहुत स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है। बिकॉज अगर मैं यहाँ पे एशिया को सेपरेट करना चाहता हूं विद मिडल ईस्ट एंड विद फर्दर विद यूरोप, तो वहां पे कहीं ना कहीं अफगानिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक बनता है। एंड एट द सेम टाइम आज की अगर मैं 20th सेंचुरी की बात करूं, 19th सेंचुरी की बात करूं, उस टाइम में रशिया जो था, जो करंट रशियन बॉर्डर्स हैं वो अफगानिस्तान के बॉर्डर तक आती थी। बिकॉज उस टाइम में सिर्फ रशिया नहीं था, पहले एक रशियन एम्पायर था जिसके अंदर में आज के उज्बेकिस्तान, अजरबैजान ये सब कंट्रीज आते थे जिनकी बॉर्डर अफगानिस्तान तक आती थी। एंड बाद में जब यूएसएसआर भी बना तब भी उसकी बॉर्डर अफगानिस्तान तक टच करती थी। तो यहां पे जो ब्रिटिशर्स थे दे वांटेड कि अफगानिस्तान शुड एक्ट एज अ बफर बिटवीन द ब्रिटिश इंडिया और द ब्रिटिश टेरिटरीज एंड द ज़ारिश रशिया एंड द फ्यूचर यूएसएसआर। ओके, तो इस तरीके से अफगानिस्तान की जो लोकेशन है इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। बट एट द सेम टाइम सोवियत यूनियन ऑल्सो वांटेड कि हमारा भी कुछ इन्फ्लुएंस होना चाहिए एंड अफगानिस्तान शुड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ यूएसएसआर। एंड इसीलिए 1970s में 80s के अंदर में जो सोवियत यूनियन है उसने अफगानिस्तान को ऑक्यूपाई कर लिया। अब बिकॉज ये कोल्ड वॉर एरा चल रहा था तो यूएस यहां पे डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकता था, तो उसने वहां पे क्या करा, वहां पे उसने एक जिहादी अकेडमी ओपन करी और उस जिहादी अकेडमी के स्टूडेंट्स थे तालिबान। ओके, एंड तालिबान वर्ड का मतलब ही क्या होता है, स्टूडेंट। तालिबान कोई एक टेररिज्म या जिहाद वर्ड नहीं है, तालिबान वर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट, छात्र। ओके, और यहां पे उस जिहादी अकेडमी जो उन्होंने बनाई थी यूएस ने, उसी में तालिबान को ट्रेन करा गया, मुजाहिदीन को ट्रेन करा गया टू बेसिकली फाइट द सोवियत यूनियन। और यहां पे जिन लोगों को नर्चर करा गया, फ्यूचर में जाके दे बिकेम द तालिबानी गवर्नमेंट एंड तालिबान गवर्नमेंट ने ही अलकायदा को और आपके ओसामा बिन लादेन को सपोर्ट किया। एंड यही वो ओसामा बिन लादेन है जिसने 2001 में यूएस में जाके अटैक किया था। तो यहां पे अगेन वो जो पर्टिकुलर बात है कि अगर आप कोई गलत रास्ता चुनते हो किसी काम को करने के लिए, तो हो सकता है वो गलत रास्ता अगली बार आपके घर की तरफ ही मुड़ जाए।
और यहां पर भी कुछ यूएस के साथ ही ऐसा हो। एट द सेम टाइम पाकिस्तान जो था इसमें वो दोनों साइड्स को प्ले कर रहा था। यहां पे वो यूएस को कह रहा था आई एम विद यू इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। एट द सेम टाइम जो तालिबान है उनको वो सपोर्ट कर रहा था, वो उनको मैन मटेरियल प्रोवाइड कर रहा था, उनको हाइडिंग स्पेस प्रोवाइड कर रहा था। हद तो जब हो गई जब हमने ओसामा बिन लादेन को पकड़ा, और हमने क्या मतलब यूएस ने पकड़ा, और यूएस ने जब ओसामा बिन लादेन को पकड़ा तो वो अफगानिस्तान में नहीं छुपा हुआ था, वो अबोटाबाद में था और वो पाकिस्तान के अंदर में था। ओके और यहां पे जो उसका पर्टिकुलर हाइडिंग प्लेस भी था, इट वाज अ लार्ज बिल्डिंग एंड देयर आर मेनी मूवीज जिसमें आप ये डॉक्यूमेंट्री जिसमें आप ये सब देख सकते हो। इट वाज वेरी नियर टू पाकिस्तान आर्मी ट्रेनिंग प्लेस, जहां पे पाकिस्तान में ट्रेन करती थी उसके बहुत पास में ये पर्टिकुलर था। यानी कि इट इज नॉट पॉसिबल कि ओसामा बिन लादेन आपके कंट्री में हो, इतने बड़े हाइड आउट के अंदर में हो, एंड पाकिस्तान को ये पता नहीं था कि इतने साल से वो पर्टिकुलर पर्सन पाकिस्तान के अंदर में छुपा हुआ है। तो यहां पे पाकिस्तान क्या कर रहा था, एक तरफ तो इट वाज शोइंग द वेस्टर्न कंट्रीज कि ये यहां पे टेररिज्म के अगेंस्ट में उनके साथ फाइट कर रहा है, बट एट द सेम टाइम वो टेररिस्ट जो थे वहां पे, जिनको यूएस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था, उनको वहां पे खत्म करने की कोशिश कर रहा था, उनको भी वो वहां पे सपोर्ट कर रहा था। एंड इंटरेस्टिंगली जब तालिबान ने वापस से यहां पे काबुल को टेक ओवर करा तो सबसे पहले जो कंट्री उनके साथ में खड़ी दिखी थी दैट वाज पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस एजेंसी के पर्टिकुलर लीडर्स थे, जो आईएसआई के लीडर्स थे, दे वर देयर ड्रिंकिंग टी विद द तालिबानीज। एंड यहां पे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो एक्चुअल फेस है वो सामने आया कि पाकिस्तान यहां पे सिर्फ शो ऑफ कर रहा था कि हम यहां पे टेररिज्म के अगेंस्ट में फाइट कर रहे हैं, बट एक्चुअल में पर्दे के पीछे वही वो लोग थे या वही वो कंट्री है जो वहां पे टेररिस्ट को सपोर्ट कर रही थी। ओके तो ये पर्टिकुलर कंटेक्स्ट है इस पर्टिकुलर सिचुएशन का। हाउएवर यहां पे आपको समझना बहुत जरूरी क्या है कि जब भी कोई पर्टिकुलर ग्रुप हो, जब वो किसी कंट्री को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है तो उसके बाद में उसमें भी सॉवरेनिटी की फीलिंग आ जाती है। तो यहां पे तालिबान जब काबुल के ऊपर पे या अफगानिस्तान को वापस से गवर्न करना स्टार्ट कर दिया, पाकिस्तान वाज अंडर द इंप्रेशन कि बिकॉज वी वर द हेल्पिंग हैंड फॉर तालिबान, वी वर द हेल्पिंग हैंड टू गिव अफगानिस्तान टू तालिबान, तो तालिबान अब जो हम बोलेंगे वो करेगा। बट एज सुन एज तालिबान केम इनटू पावर, इट स्टार्टेड नॉट लिस्टिंग टू पाकिस्तान, एंड इससे पाकिस्तान के जो पर्टिकुलर इश्यूज थे उसके ऊपर में, स्पेशली ट्राइबल इश्यूज थे, वहां पे वापस से लाइट अप, उनमें भी वापस से इग्निशन होना स्टार्ट हुआ। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट टेररिस्ट ग्रुप तहरीक ए तालिबान, जो अफगान के अंदर में अफगानिस्तान के तालिबान से इंटरकनेक्टेड था, एंड उसका कहीं ना कहीं एम है पाकिस्तान की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को रिमूव करना एंड एक शरिया लेड गवर्नमेंट को फॉर्म करना, उसने वहां पे वायलेंट एक्ट करना स्टार्ट कर दी। एंड ये पर्टिकुलर जो टीटीपी के एक्ट्स हैं ये कोई आज से स्टार्ट नहीं हुए हैं, 2001 के बाद से ही, जब से आपका यूएस ने अफगानिस्तान में अटैक करा था उसके बाद ही आपका टीटीपी बनाया गया था, और इसी पर्टिकुलर एम के लिए बनाया गया था कि पाकिस्तान के अंदर में हमें शरीयत लॉ को अप्लाई करना है। अब देखिए यहां पे आयरनी क्या है, पाकिस्तान ने इन्हीं पर्टिकुलर टेररिस्टों को बनाया था बिकॉज दे सेड कि आप कश्मीर में जाके उसको पर्टिकुलर आजाद कराइए, बिकॉज वहां पे आपका हिंदू लॉ लगता है या वहां पे आपके जो मॉडर्न लॉज हैं वो लगते हैं, ना कि जो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंगली आपके लॉ लगने चाहिए। बट वहीं के जो पर्टिकुलर वो टेररिस्ट ग्रुप से उन्होंने ये सोचा कि यस इंडिया के अंदर में भी गलत हो रहा है, बट हमारी कंट्री का पाकिस्तान के अंदर में भी तो शरीयत लॉ नहीं लग रहा है, यहां पर भी तो एक कॉन्स्टिट्यूशन है, यहां पर भी तो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो इन सब गवर्नमेंट का फायदा ही क्या है। तो हमें एक पर्टिकुलर ग्रुप ने कहा हमें पहले पाकिस्तान के अंदर में शरीयत लॉ लगाना चाहिए, तो उन्होंने क्या करा कि कश्मीर को भी हम देख लेंगे, बट एट द सेम टाइम हमें पाकिस्तान के अंदर में भी जो हमारी खुद की पर्टिकुलर जमीन है यहां पे पहले शरीयत लॉ लगाना चाहिए। और इसी पर्टिकुलर थॉट के साथ उन्होंने वायलेंस को अपना पर्टिकुलर टूल बनाया टू बेसिकली टर्न द गवर्नमेंट अराउंड। एंड उसी सबके ही को ही फेस करते हुए यहां पे करंट इशू है। इट इज द रीजन कि पाकिस्तान जो है उसने परसों आपके अफगानिस्तान के अंदर में अटैक करा टू बेसिकली टारगेटिंग दिस, स्टेटिंग कि जो तालिबान गवर्नमेंट है वो इन सबको सपोर्ट कर रही है। एंड यहां पे कल आपके अफगानिस्तान ने क्लेम करा है कि उसने अराउंड 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स को यहां पे किल कर दिया है। दे हैव बीन किल्ड बाय द अफगानिस्तान फोर्सेस इन दिस पर्टिकुलर परसूट।
ओके तो यहां पे ये पर्टिकुलर इसका कंटेक्स्ट हो गया। अब इसके अलावा हम एक बॉर्डर इश्यू और समझ लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द बॉर्डर इश्यू इज कि जब आपके ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के जा रहे थे, इंडिया को पार्टीशन करके जा रहे थे, तो वहां पे जो पर्टिकुलर उनके ऑफिसर्स थे उन्होंने एक पर्टिकुलर पेन लिया और इंडिया का मैप सामने रखा और उसके अंदर में एक ब्रॉड पेन से उन्होंने बॉर्डर ड्रॉ कर दी। और उन बॉर्डर्स को ड्रॉ करते हुए उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि जो हम ये बॉर्डर्स ड्रॉ कर रहे हैं क्या यहां पे प्रॉपर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ या नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल उन्होंने इंडिया के वेस्ट के अंदर में पाकिस्तान को सेपरेट करा तो पंजाब के बीच में से लाइन ड्रॉ कर दी, और ईस्ट में करा तो बंगाल के बिल्कुल सेंटर में से लाइन ड्रॉ कर दी। और उस वजह से जो पर्टिकुलर विलेजेस थे जहां पे मिक्स पॉपुलेशन भी रहती थी, जहां पे कुछ ऐसे पर्टिकुलर विलेजेस थे जो उसके जिसमें हिंदू पॉपुलेशन थी वो आपके पाकिस्तान में चले गए, जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन थी बहुत सारे वो आपके इंडिया में रह गए। और इस वजह से आज तक का जो सबसे बड़ा पॉपुलेशन एक्सचेंज हुआ है वो इंडिया के पार्टीशन पे हुआ। एट द सेम टाइम ऐसे ही उन्होंने जो उस टाइम का ब्रिटिश इंडिया था और अफगानिस्तान था उसके बीच में बॉर्डर ड्रॉ कर दी। दे डिड नॉट लुक फॉर कि भाई यहां पे कुछ पर्टिकुलर एरियाज ऐसे भी हैं जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है और वो स्प्रेड अप है बॉर्डर के दोनों तरफ में। और जब ये पर्टिकुलर इंडिया का पार्टीशन हुआ तो अफगानिस्तान ने जो ब्रिटिशर्स ने आपका लैंड डिवीजन किया था उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो यहां पर आपका जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है वो भी अनसेटल्ड है एंड पाकिस्तान का जो बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है वो भी अनसेटल्ड है। एंड इंटरेस्टिंगली अफगानिस्तान हैज बीन कंसिस्टेंट इन इट्स पर्टिकुलर स्टैंड कि 1947 से आज तक उन्होंने जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है उसको मानने से ही मना कर दिया। ओके एंड इसी वजह से जो वहां की ट्राइबल पॉपुलेशन है वो फ्रीली दोनों साइड में मूव करती है, और जब भी पाकिस्तान उसको फेंस करने की कोशिश करता है, यहां पे कोई भी कंट्रोल करता है, सो इट ऑलवेज लीड टू वायलेंस एंड समटाइम्स ये वायलेंस जो होती है ये और भी ज्यादा सीवियर हो जाती है, जिसमें पाकिस्तानी सोल्जर्स, पाकिस्तानी सिविलियंस एज वेल एज अफगानिस्तानी सोल्जर्स एंड अफगान सिविलियंस उनकी वहां पे डेथ भी हो जाती है। ओके तो यहां पे जिस पर्टिकुलर बॉर्डर की मैं बात कर रहा हूं वो बॉर्डर है आपका दुरंत लाइन। ओके सो यहां पे अगेन एक ब्रिटिशर्स थे आपके मॉर्टिमर डुरांत वाज अ पर्सन जिन्होंने डुरांत लाइन का करा था। एंड एक क्वेश्चन मैं आपसे बहुत इंटरेस्टिंग पूछने वाला हूं। इंडिया के अंदर में एक बहुत ही फेमस कप होता है डुरांत कप जो इन्हीं के नाम से है। So you tell me in the comment box. It's a very good question, I would say. It's a very good question आपके A-लेट एग्जाम के लिए। डुरांत कप जो है ये किस पर्टिकुलर स्पोर्ट से डील करता है? डुरांत कप जो है ये किस पर्टिकुलर स्पोर्ट से डील करता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पे जो दुरंत लाइन है या दुरांत लाइन है आपकी, ये इट इज अराउंड 2670 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर, और ये 1893 में डिमार्केट करी गई थी टू बेसिकली डिवाइड द ब्रिटिश इंडिया और सेपरेट ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम योर अफगानिस्तान। दिस वाज साइंड बाय सर मॉर्टिमर डुरांट एंड एट दैट टाइम अफगानिस्तान जो था एक पर्टिकुलर मोनार्की था और इट वाज रूल्ड बाय आमिर अब्दुल रहमान खान। तो आमिर अब्दुल रहमान खान और सर मॉर्टिमर डुरांट ने ये पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ करी थी। हाउएवर इंटरेस्टिंगली जब 1947 में इंडिया का पार्टीशन हुआ और अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच में जो बाद में पाकिस्तान बना उसके बीच की जो पर्टिकुलर बॉर्डर थी वो अफगानिस्तान ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं करी। एंड व्हाई दिस वाज क्रिएटेड तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इट इज नॉट जस्ट द इश्यू ऑफ योर बॉर्डर या नेशनैलिटी का ही इश्यू नहीं है, यहां पे ट्राइबल इश्यू भी है। एंड द ट्राइबल इश्यू इज कि ये जो पर्टिकुलर रीजन है दुरंत लाइन के दोनों साइड का, यहां पे जो पर्टिकुलर ट्राइब रहती है वो पश्तून ट्राइब है। एंड पश्तून्स आर बेसिकली अफगानी ट्राइब, इट्स अफगानी ट्राइब एंड देयर इज अ लार्ज पार्ट ऑफ पाकिस्तान जो पर्टिकुलर सिंध से भी कनेक्ट हो जाता है आपका। ओके तो ये एक लार्ज पार्ट ऑफ पाकिस्तान है जिसको हम फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज बोलते हैं, फाटा। ये पर्टिकुलर एरिया है जो अफगानिस्तान से बॉर्डर करता है। ये एक पर्टिकुलर प्रोविंस है आपका पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान के बॉर्डर टच करता है एंड यहां पे बहुत सारे पश्तून ट्राइब के लोग रहते हैं। ओके और यहां पे ये पर्टिकुलर जो पश्तून्स हैं दे वांट टू क्रिएट अ सेपरेट कंट्री नोन एज पश्तूनिस्तान। ओके तो पश्तून अपनी एक अलग कंट्री चाहते हैं जो पश्तूनिस्तान है एंड दे आर ओके विद इवन हैविंग दिस पश्तूनिस्तान एज अ पर्टिकुलर प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान, बट दे डू नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। हाउएवर जो पर्टिकुलर पाकिस्तानीज है दे डोंट वांट कि ये एक अलग से आपका कंट्री बने या ये अफगानिस्तान का पार्ट हो। तो करेंटली व्हाट दे हैव डिड इज कि यहां पे जो ये पर्टिकुलर रीजन है जो पश्तून ट्राइब्स रहती हैं जहां पे, उसको उन्होंने फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया कर दिया, विच मींस वहां पे जैसे इंडिया में
शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 है, वहां पे भी इन पर्टिकुलर ट्राइबल एरियाज में ज्यादा ऑटोनॉमी है। एंड ऑटोनॉमी क्या है, यहां पे जो पर्टिकुलर ट्राइब्स रहते हैं वो खुद का लॉ यूज कर सकते हैं, विच मीन्स कि यहां पे बहुत ही आई वुड से ऑर्थोडॉक्स एंड ट्रेडिशनल जो शरीयत लॉ होता है वो लोग यहां पे यही अप्लाई करते हैं। एंड एक्चुअल में जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, इट इज वेरी लेस से और वेरी लेस इंटरफेरेंस इन दिस पर्टिकुलर एरिया, बट फिर भी जब यहाँ पे तहरीक तालिबान लाइक ग्रुप्स आपके यहाँ से ऑपरेट करना स्टार्ट करे और यहाँ से उन्होंने पाकिस्तान की टेरिटरीज में अटैक करना स्टार्ट करा, तो दिस इज द पर्टिकुलर एरिया जहां पे जो पाकिस्तानी फोर्सेज हैं वो आके उसमें काउंटर ऑपरेशंस को यहाँ पे बेसिकली कंडक्ट करती हैं। एंड समटाइम्स दीज पीपल, दीज पर्टिकुलर टेररिस्ट, व्हेन दे गेट इनटू अफगानिस्तान, तो पाकिस्तानी फोर्सेज आर to take action in the Afghanistan territory also, और उस वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये पर्टिकुलर इशू होता है। तालिबान आर ऑल्सो प्रीडोमिनेटली पश्तून, तो अफगानिस्तान में बहुत सारी ट्राइब्स हैं, बट प्रीडोमिनेंट जो ट्राइब है वहां पे वो पश्तून ही है, और तालिबान भी मेजरली पश्तूनीज का ही है। ओके, और इनका भी पर्टिकुलरली लिंक है टीटीपी का सा। सो ऑल्दो तालिबान सेज कि हमारा टीटीपी के साथ कोई लिंक नहीं है, बिकॉज तहरीक तालिबान जो है वो भी एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप है और कई तरह के वो पर्टिकुलर टेररिस्ट एक्ट कर चुका है, पाकिस्तान के अंदर में भी, अफगानिस्तान के अंदर में भी, एंड आपका इंटरनेशनल भी। तो इसलिए तालिबान ऑन पेपर सेज और ऑन कैमरा सेज कि वो उसके साथ कनेक्टेड नहीं है, बट इट इज एन ओपन फैक्ट नाउ कि ये आपके इंटरकनेक्टेड है और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो यहां पे तहरीक तालिबान कब आया था, तो तहरीक तालिबान का जेनेसिस है 2007 में। सो आई टोल्ड यू कि आपका जो तहरीक तालिबान है, जब आपका तालिबान जो उसको डिफीट कर दिया गया था अफगानिस्तान के अंदर में यूएस ने, तो बहुत सारे तालिबान के फाइटर्स पाकिस्तान में आ गए थे। पाकिस्तान वाज अंडर द इंप्रेशन कि मैं इन पर्टिकुलर तालिबानीज को यूज कर सकता हूं अगेंस्ट इंडिया, बट विद टाइम ये पर्टिकुलर ग्रुप 2007 में अगेंस्ट पाकिस्तान ही हो गया, एंड दे स्टार्टेड बिलीविंग कि हमें पाकिस्तान के अंदर में भी एक शरियत स्टेट क्रिएट करनी चाहिए। ओके, इसके फाउंडिंग लीडर का नाम क्या है, तो इसके फाउंडिंग लीडर का नाम है बैतुल्ला महसूद, और एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है, अलोंग दी अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर। तो करंटली ये जहां इंडिया भेजना चाहते थे इंडिया पाकिस्तान पे, ये करंटली अब पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे ही ऑपरेट करता है। नाउ ये जो पर्टिकुलर तहरीक तालिबान है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी आइडियोलॉजी क्या है? सो सिंपली अगर एक इसको समराइज करके बोलूं मैं, इनकी आइडियोलॉजी है शरीयत लॉ को इंप्लीमेंट करना, एंड दे वांट कि जो आपकी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पाकिस्तान गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड आपका पाकिस्तान स्टेट है, उसको ये एक पर्टिकुलर इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं जो शरीयत लॉ के ऊपर पे रन करे। सो दे वांट टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, दे वांट टू हैव अ जिहाद अगेंस्ट पाकिस्तान, जहां पे अल्लाह का लॉ फॉलो नहीं होता है, एंड यहां पे दे वांट टू सेट अप देयर ओन गवर्नमेंट। ओके, तो यहां पे व्हाट अबाउट टीटीपी लीगल एंड their legal and international status? तो internationally it's a designated terrorist group, even it is under the UN Security Council की जो designated terrorist list होती है उसके अंदर में भी ये particularly आपकी listed है। And what is the current status now? तो यहाँ पे जो particular issue हुआ है between Taliban and your particular पाकिस्तान या अफगानिस्तान पाकिस्तान, उसके particular negotiation के अंदर में it is Saudi Arabia and Qatar जो यहाँ पे mediate कर रहे हैं। So again इसको भी आप point out कर सकते हो, Saudi अरेबिया एंड कतर आर द टू कंट्रीज जो यहां पे आपका पर्टिकुलरली मीडिएट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है आपकी, तो फाइनली जो आपका ट्रम्प का गाजा पीस प्लान है उसको अब इंप्लीमेंट करने के जो स्टेप्स हैं वो स्टार्ट कर दिए गए हैं, एंड यहां पे फर्स्ट स्टेप जो लिया जा रहा है विच इज बेसिकली द हॉस्टेज प्रिजनर स्वैप। यहां पे जो करीब 20 ही पर्टिकुलर हॉस्टेज, 250 में से 20 पर्टिकुलर इजरायली हॉस्टेजेस जो हमास के पास में थे वो अभी जिंदा बचे हैं, तो उनको यहां पे स्वैप किया जाएगा विद प्रिजनर्स, और उसके एक्सचेंज में आपके 2000 प्रिजनर्स को जो इजराइल के पास में गाजा के, उनको वहां पे वापस से फ्री या रिलीज करा जाएगा। एंड उसके लिए एक पर्टिकुलर पीस सबमिट करी जा रही है शर्म अल शेख इजिप्ट के अंदर में, विच इज बेसिकली को होस्टेड बाय योर इजिप्ट प्रेसिडेंट एज वेल एज द यूएस प्रेसिडेंट। तो इजिप्ट के प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह अल सिसी और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ये दोनों मिलके आपके गाजा की पीस सबमिट कर रहे हैं शर्म अल शेख इजिप्ट के अंदर में। तो
तो कल का हमारा जीके मैराथन का सेशन था, यू हैड अ ओपन मॉक आल्सो, आई होप यू गॉट समथिंग आउट ऑफ इट। और वहां पे हमने जो गाजा का या आपका या ट्रम्प का जो 20 पॉइंट का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है उसको डिटेल में डिस्कस करा था। तो उसी के एक्सटेंशन में ये पर्टिकुलर न्यूज है। तो कल जो आए थे वो अपने नोट्स में इसको भी ऐड कर लेना कि जो समिट थी गाजा पीस प्लान की वो कहां पे हेल्ड हुई है। तो वो ये शर्म अल शेख आपके इजिप्ट के अंदर में, विच वाज को होस्टेड बाय नॉट जस्ट बाय इजिप्ट बट आल्सो बाय इजिप्ट एंड आल्सो यूएस। ओके, तो यहां पे करी गई है। इंडिया को भी पर्टिकुलर यहां पे आपका इन्विटेशन आया था, बट नरेंद्र मोदी ने उसको डिनाई कर दिया, स्टेटिंग इट वाज अ वेरी लेट इन्विटेशन, शॉर्ट नोटिस था, तो ही कैन नॉट कमिट। बट हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, तो देखिए इंडिया ने भी क्लियरली कहा है कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू थिंक कि our thought was taken at the last moment, we were not initially consulted for this। तो इसलिए उन्होंने हमारे खुद के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को भी नहीं भेजा है, जो उनके सबऑर्डिनेट है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं कीर्ति वर्धन सिंह, उनको यहाँ पे इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू के तौर पे आपके समिट में पार्टिसिपेशन के लिए भेजा है। ओके, एक बार ब्रीफ में अगर हम ट्रम्प पीस प्लान को देखें, वैसे तो हमने कल बहुत अच्छे से करा है इसको। तो ट्रम्प पीस प्लान जो है ये एक परमानेंट सीज फायर के लिए है बिटवीन योर इजराइल एंड हमास। यूएस, इजिप्ट एंड कतर आर द 3 प्राइमरी मीडिएटर्स जो इसके अंदर में इन्वॉल्व हैं। इसके फेज 1 के अंदर में हमास और पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को स्वैप किया जाएगा, एंड इन द सेकेंड फेज वहां पे एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाई जाएगी जो फ्यूचर में अपनी गवर्नेंस को वहां पे टेम्पररी गवर्नेंस प्रोवाइड करेगी, एंड उसके बाद में एक प्रॉपर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वहां पे क्रिएट करी जाएगी जो वहां पे पैलेस्टीन को गवर्न करेगी। ओके, सो विच आर द कंट्रीज विच आर मीडिएटिंग? यूएस, इजिप्ट, कतर, सऊदी अरेबिया एंड जॉर्डन आल्सो। ओके, बट वेरी इंपॉर्टेंटली विच आर द 2 ग्रुप और विच आर द कंट्री इन द ग्रुप विच इज नॉट पार्टिसिपेटिंग? तो ईरान हैज डिक्लाइंड पार्टिसिपेशन एंड हमास वाज आल्सो इनवाइटेड बट इट हैज आल्सो डिक्लाइंड इनविटेशन। तो इस पर्टिकुलर पीस प्लान के अंदर में, ये समिट के अंदर में हमास इज नॉट पार्टिसिपेटिंग एंड ईरान इज आल्सो नॉट पार्टिसिपेटिंग। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपकी, चाइना और फिलीपींस ट्रेड ब्लेम ओवर बोट कॉलिजन। तो आपके साउथ चाइना सी करके एक आपका सी का एक पर्टिकुलर चाइना के साउथ में एक पर्टिकुलर सी है जहां पे एक पर्टिकुलर डिस्प्यूट चल रहा है, और वहां पे फिर से चाइना और फिलीपींस के बीच में जो बोट्स के बीच में एक प्रॉपर धक्का मुक्की हुई है, और उस वजह से साउथ चाइना सी डिस्प्यूट जो है ये हमारे फिर से न्यूज में आना स्टार्ट हो चुका है। इट इज ऑलवेज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसका बेसिक्स आपको हमेशा पता होना चाहिए। ओके, तो साउथ चाइना सी एज द नेम सजेस्ट, इट्स अ सी इन द साउथ ऑफ चाइना। सो रेड के अंदर में आपको दिख रहा है यहाँ पे चाइना, उसके साउथ में हम देखते हैं तो साउथ चाइना सी है, और यहाँ पे 3 बड़े आइलैंड ग्रुप्स हैं जो सबसे बड़े डिस्प्यूटेड हैं, जो है पैरासिल आइलैंड, स्कार्बरो शॉल एंड योर स्प्रेटले आइलैंड। अब यहाँ पे इशू ये है कि चाइना के जो इंपीरियल मैप्स हैं, 1947 का जो चाइना का मैप है या चाइना की जो डायनेस्टीज थी उनके जो मैप्स हैं उसमें उनके 9 डैशेस दिखती हैं। ये तो सिंपली बिकॉज 9 डैशेस बनी हुई है उनके मैप्स में, तो इनको वो 9 डैश लाइन बोलते हैं। एंड दे से कि 9 डैश लाइन के अंदर जो सारे आइलैंड्स हैं, जो सब ओशन और सी है, ये सारा का सारा चाइना का सॉवरेन टेरिटरी है। ओके, एंड इस बेसिस पे ऑल्दो बहुत सारे कंट्रीज के कोस्ट लाइन तक ये पर्टिकुलर एरिया जाता है, स्टिल चाइना क्लेम्स कि ये पर्टिकुलर जो टेरिटरी है, ये ओशन वाटर है, जो सी है, ये चाइना की सॉवरेन टेरिटरी में आता है। एंड जितने भी पर्टिकुलर आइलैंड हैं, ऑल्दो ये अलग अलग कंट्री की सॉवरेनिटी में हो, ऑल ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ चाइनीज टेरिटरी ओनली। बट ऑब्वियसली यहाँ पे जो बाकी कंट्रीज हैं, दे ऑल बिलीव इन मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ, एंड एज पर इंटरनेशनल लॉ यूएन क्लॉज के हिसाब से जो पर्टिकुलर एरिया एक कंट्री के पास में होता है, ओशनिक एरिया जो एक कंट्री के पास में होता है 200 नॉटिकल माइल्स तक, वो उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। बट चाइना इस पर्टिकुलर चीज को नहीं मानता, जिस वजह से ये पर्टिकुलर इश्यूज रेज होते हैं। ओके, तो यू ऑल्सो नीड टू नो कि इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में विच आर द कंट्रीज विच आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इंपैक्टेड। ओके, तो यहाँ पे चाइना का जो पर्टिकुलर इशू है, एंड व्हेनेवर आई से चाइना, चाइना के साथ यू हैव टू इंक्लूड ताइवान। ओके, तो चाइना का भी इशू है, ताइवान का भी इशू है, एंड मेजरली इनकी फाइट है फिलीपींस के साथ, वियतनाम के साथ, मलेशिया एंड ब्रुनाई, एंड इनडायरेक्टली इंडोनेशिया आल्सो। ओके, तो मेजरली तो ये कंट्रीज इन्वॉल्व है, एंड इसके अलावा इंडोनेशिया भी पार्शियली अफेक्टेड है।
ओके और 3 आइलैंड ग्रुप है, स्प्रेटले आइलैंड, पैरासिल आइलैंड एंड स्कारबोरो शोर। तो यू आर सपोज टू नो दीज 3 पर्टिकुलर आइलैंड ग्रुप आल्सो। एंड अगर ये मैप की आप फोटो ले लोगे तो इट बिकम्स वेरी इजी, क्योंकि यहाँ पे कंट्रीज को कलर कोड करा हुआ है। सो रेड डिनोट्स चाइना, डार्क ब्लू डिनोट्स योर वियतनाम, लाइट ब्लू डिनोट्स ताइवान। तो चाइना और ताइवान तो हर जगह आपको दिखेंगी। ग्रीन डिनोट्स मलेशिया, ऑरेंज डिनोट्स ब्रूनाई एंड योर पिंक डिनोट्स फिलीपींस। तो यहाँ पे हर आइलैंड के जिस का डिस्प्यूट है उसको उसी हिसाब से कलर कोड करा हुआ है। तो आप इजीली इस तरीके से कर सकते हो। एक और तरीका, बहुत सिंपल तरीका ये है, क्योंकि पिक्टोग्राफिकल मेमोरी आई वुड ऑलवेज सजेस्ट दैट यू शुड फोकस और यू शुड यूज योर पिक्टोग्राफिकल मेमोरी। तो यहां पे आप अगर इसका मैप बनाओगे और पैरासिल आइलैंड को वियतनाम चाइना के बीच में बना देना, स्कारबोरो शॉल को आप चाइना और फिलीपींस के बीच में बना देना, और स्प्रेटले आइलैंड को आप बिल्कुल सेंटर में बना देना, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि स्प्रेटले आइलैंड सबके साथ में डिस्प्यूटेड है। ओके और इस तरीके से आप इजीली इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को यहां पे अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके एक और पर्टिकुलर रूलिंग है जो मैं आपका जिस पे ध्यान दिलाना चाहूंगा, एंड इट इज द 2016 इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में हुआ था बिटवीन फिलीपींस एंड चाइना। ओके तो यहां पे चाइना ने पार्टिसिपेट नहीं करा था, बट यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जिसको चाइना भी, जिसका सिग्नेटरी है और फिलीपींस भी है, उसके अंदर में गिवन है कि अगर कोई भी आपका मैरीटाइम डिस्प्यूट होता है तो उसको आर्बिट्रेशन के लिए ले जाया जा सकता है। एंड अंडर यूएन क्लॉज फिलीपींस ने आपका 2016 में केस फाइल करा इन योर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, स्टेटिंग कि जो पर्टिकुलर आपका चाइना का 9 लाइन है, इसका कोई पर्टिकुलर बेसिस नहीं है इन इंटरनेशनल लॉ, एंड यहां पे ये वायलेट करता है इंटरनेशनल लॉ को। और ये जो पर्टिकुलर ओशन वाटर है नियर फिलीपींस, दिस इज अंडर द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ फिलीपींस ओनली। ओके एंड यहां पे जो आपका परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, उसने जो डिसीजन दिया था वो फिलीपींस के ही फेवर में था, बेसिकली एक्सेप्टिंग द आर्ग्यूमेंट ऑफ फिलीपींस कि जो चाइना का 9 लाइन है उसका कोई लीगल बेसिस नहीं है इंटरनेशनल लॉ में, और यहां पे चाइना वायलेट कर रहा है फिलीपींस के सॉवरेनिटी को और इंटरफेयर कर रहा है, इसलिए यहां पे जो ये पर्टिकुलर एरिया है इट शुड बी अंडर फिलीपींस ओनली। However, China simply denied or simply rejected the PCA judgment, and it said कि it's not going to follow this particular judgment because this is not sound in law. ओके तो अगेन यहां से हमें क्या समझ में आता है कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर में इफ यू आर अ पावरफुल कंट्री एंड यू डिसाइड दैट यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो अ इंटरनेशनल रूलिंग, देन नो वन कैन फोर्स यू अनलेस समवन मोर पावरफुल देन यू, और अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज व्हिच आर मोर पावरफुल देन यू आर कैन बेसिकली सबमिट योरसेल्फ, कैन बेसिकली आस्क यू टू सबमिट टू दैट पर्टिकुलर जजमेंट। तो जब तक वो पर्टिकुलर आपके ऊपर में कोर्जन नहीं होगा तो कोई भी आप पे इंटरनेशनल लॉ को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता है। ओके तो हमें ये 2016 के आर्बिट्रेशन रूलिंग से ये भी समझ में आता है। ओके अब एक पर्टिकुलर हम यहां पे एक एडिटोरियल और देख लेते हैं, एंड दैट एडिटोरियल इज विद रिगार्ड टू द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। सो एज यू आर अवेयर कि जो हमारा पर्टिकुलर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है उसके साउथ में, एकदम निकोबार के साउथ में ग्रेट निकोबार आइलैंड करके, सो इट्स अ लार्ज पार्ट ऑफ आइलैंड, लार्ज पीस ऑफ अंडमान एंड निकोबार। और इंडिया जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, इस पर्टिकुलर ग्रेट निकोबार आइलैंड को, जो एनवायरमेंटली सेंसिटिव है, यहां पे बहुत सारी आपकी ट्राइबल स्पेसिफिकली पीवीटीजीज भी रहती हैं, और ये जो पर्टिकुलर आपका आइलैंड है ये बहुत स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है, और यहां पे इंडिया लुक्स एट ग्रेट निकोबार एज अ वेरी गुड योर ट्रांजिट पॉइंट फॉर शिपिंग लेन। ओके तो यहां से जो शिपिंग लेन जाती है उसके लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट पॉइंट बन सकता है, इसलिए जो पर्टिकुलर इंडियन गवर्नमेंट है इसको एक्चुअल में एक लार्ज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की तरह डेवलप करना चाहती है। तो यहां पे गवर्नमेंट ने एक ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, जिसके अंदर में वो एक टाउनशिप क्रिएट करेगी, वो एक एयरपोर्ट क्रिएट करेगी, एक पावर प्लांट करेगी और एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। तो मेजर यहां पे जो रोल होगा ये होगा एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने का, सो दैट यहां पे जो भी शिपिंग आपकी लेट से अफ्रीका से या यूरोप से पास होती हुई अगर लेट से एशियन कंट्रीज को या साउथ एशियन कंट्रीज को यहां पे टारगेट करना चाहती है या वाइस वर्सा, तो वहां पे उन सब शिप्स को यहां पे ये केटर करेगी। ओके सो इट्स अ लार्ज प्रोजेक्ट, और इसकी वजह से अराउंड 13,000 हेक्टेयर ऑफ प्रिस्टीन फॉरेस्ट, जो एकदम आपका अनटच फॉरेस्ट है, उसको बेसिकली यहां पे एक बड़ा थ्रेट है। ओके और यहां पे एक बड़ा कंसर्न आ जाता है
विच इज बेसिकली अ वेरी ट्रेडिशनल डिबेट कि क्या डेवलपमेंट शुड बी एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट और नॉट, बिकॉज यहां पे डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो कहां पे मेरा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन या कहां पे मेरा डेवलपमेंट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को यहां पे बेसिकली हाईजैक कर सकता है, या यहां पे डेवलपमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है या एनवायरमेंट यहां पे कम इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बीच में हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो अगर इस पर्टिकुलर आर्टिकल को आप पढ़ोगे तो इस आर्टिकल के अंदर में जो ऑथर है अनवर सदत, ये एनवायरमेंट के बहुत अच्छे पर्टिकुलर टीचर हैं और इन्होंने यहां पे हमें अंडरस्टैंडिंग दी है कि एनवायरमेंट का लॉ ओवर टाइम कैसे डेवलप हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की क्या रूलिंग है, इंटरनेशनली किस तरीके से एनवायरमेंटल लॉ को इंपॉर्टेंस दी जाती है। ओके, तो यहां पे आपके जो पर्टिकुलर ऑथर है ही इज टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर जजमेंट एंड द जजमेंट इज उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, जिसको हम नियामगिरी हिल्स केस भी कहते हैं। 2013 का केस है एंड द केस इज लाइक दिस कि आपका जो उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन है वो उड़ीसा के अंदर में इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में बॉक्साइट की माइनिंग करना चाहता था। सो यू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि बॉक्साइट जो होता है ये किस पर्टिकुलर मेटल की ओर है, बॉक्साइट से क्या बनता है। ओके, तो यहां पे नियामगिरी के अंदर में दे वांटेड टू अलाउ बॉक्साइट माइनिंग, बट यहां की जो पर्टिकुलर ट्राइब थी डोंगरिया कोन, जो एक बड़ी ट्राइब है सीरिया की, दे अपोज दिस पर्टिकुलर बॉक्साइट माइनिंग। और ये पर्टिकुलर जो प्रोटेस्ट था ये सुप्रीम कोर्ट तक रीच करा एंड सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे बोला कि जो ग्राम सभा है उस पर्टिकुलर एरिया की, उसके पास में फुल अथॉरिटी है टू वेदर टू अलाउ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और नॉट। तो यहां पे आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ग्राम सभा को यहां पे अल्टीमेट अथॉरिटी प्रोवाइड कर दी कि वेदर अ पर्टिकुलर माइनिंग प्रोजेक्ट शुड बी अलाउड इन द एरिया और नॉट इज द डिसीजन ऑफ द ग्राम सभा ओनली। एंड यहां पे कोर्ट ने ऑर्डर क्या करा कि विलेज लेवल रेफरेंडम्स करे जाएंगे, हर विलेज लेवल जो भी विलेजेस हैं उस एरिया के उनमें रेफरेंडम्स कराए जाएंगे एंड दे आर गोइंग टू डिसाइड वेदर दिस पर्टिकुलर थिंग शुड बी अलाउड और नॉट। और यहां पे व्हाट दे फाउंड वाज कि सारे के सारे विलेजेस ने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को यूनानिमसली रिजेक्ट कर दिया। एंड यहां पे जो ये पर्टिकुलर ऑथर है ही इज आर्ग्यूइंग कि जहां तक की बात है अंडमान एंड निकोबार की, स्पेशली निकोबार आइलैंड की, जो ट्राइबल काउंसिल है ऑफ लिटिल एंड ग्रेट निकोबार, दीज आर द टू आइलैंड्स, ये ट्राइबल काउंसिल की प्रॉपर कंसेंट ही नहीं ली गई। तो जस्ट लाइक यहां पे ग्राम सभा से आपको कंसेंट लेनी चाहिए थी, सेम पर्टिकुलर कंसेंट शुड हैव बीन टेकन बाय द ट्राइबल काउंसिल ऑफ लिटिल एंड ग्रेट निकोबार एंड पॉसिबली शायद यहां पे दिस पर्टिकुलर ऑथर इज क्लेमिंग कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर में जो इनके राइट्स हैं उनको भी कहीं भी प्रोटेक्ट करने की कोई कोशिश नहीं करी। ओके, एंड इसके बाद ही इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ राइट ऑफ नेचर और अर्थ ज्यूरिस्प्रूडेंस, व्हिच इज बेसिकली कि एनवायरमेंटल लॉ के पीछे क्या फिलॉसफी होती है वो इन्होंने हमें कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स में समझाई है। ओके, और यहां पे ही इज बेसिकली डिफरेंशिएटेड और ही इज एक्सटेंडेड एनवायरमेंटल लॉ टू द रेल्म ऑफ राइट्स। तो यहां पे कह रहे हैं कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन करना सिर्फ इस बेसिस पे नहीं होना चाहिए, बिकॉज एनवायरमेंट आर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल के लिए एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट मत करो। बट एनवायरमेंट या नेचर जो है उसके भी इटसेल्फ एक राइट है, यानी कि हमें नेचर को या एनवायरमेंट को भी एक एंटिटी की तरह, एक लीगल पर्सन की तरह ट्रीट करना चाहिए। ओके, एंड इसके लिए ही इज गिविंग अस सम एग्जांपल कि देयर आर सर्टेन कंट्रीज लाइक बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, न्यूजीलैंड, जिन्होंने यहाँ पे रिवर्स को, फॉरेस्ट को और इकोसिस्टम्स को यहाँ पे एज लीगल पर्सन रिकॉग्नाइज कर लिया विद राइट्स। ओके, एंड न्यूजीलैंड इज द फर्स्ट एग्जांपल जिसने अपने पर्टिकुलर एरिया के अंदर में रिवर्स को, माउंटेन्स को एज अ लीगल पर्सन रिकॉग्नाइज करा है विच हैज राइट्स ऑल्सो। ओके, एंड यहाँ पे इन्होंने एक पर्टिकुलर ऑथर का, एक पर्टिकुलर एनवायरमेंटलिस्ट का यहां पे हमें एक एग्जांपल दिया है, क्रिस्टोफर सोन, जिन्होंने कुछ कोर आइडियाज डेवलप करे एनवायरमेंटल लॉ के या राइट्स ऑफ नेचर के, कि यहां पे एनवायरमेंटल डैमेज जो है इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड बैड बिकॉज इससे ह्यूमंस को लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पड़ेगा, बट दे शुड बी कंसिडर हार्म टू नेचर इटसेल्फ, नॉट जस्ट टू ह्यूमंस। लाइक व्हाट आई सेड, जो मैंने अभी जस्ट आपको समझाया कि एनवायरमेंटल डैमेज जो है वो ह्यूमंस के लिए खराब नहीं है, इट शुड बी कंसिडर्ड एज अगेंस्ट नेचर ओनली। Okay, second is natural entities should also be having legal standing and receive direct legal redress. Okay, इनकी भी एक लीगल स्टैंडिंग होनी चाहिए, लीगल पर्सन इनके पास होना चाहिए और इनको भी ये पर्टिकुलर लीगल रिड्रेस मिलना चाहिए। ओके, एंड फाइनली इन्होंने 2017 में आपको एक उत्तराखंड हाईकोर्ट का जजमेंट बताया, विच इज मोहम्मद सलीम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड।
इंटरेस्टिंगली इस पर्टिकुलर केस के अंदर में जो आपका हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड है उसने गंगा रिवर को और यमुना रिवर को और उनके ग्लेशियर्स को लीगल पर्सनहुड यहां पे प्रोवाइड कर दिया था, विच मींस दे आल्सो हैव राइट्स एंड स्टेट जो है रिस्पॉन्सिबल है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे इस पर्टिकुलर रूलिंग को स्टे कर दिया, बट इट एक्नॉलेज्ड कि यस हमें जो कंसेप्चुअल वैल्यू है गार्जियनशिप की उसको यहां पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इसकी इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टेज से लगाया कि इंडिया के अंदर में अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं जहां पे हम नेचुरल इकोसिस्टम्स को, आपके पर्टिकुलर एनिमल्स को और पर्टिकुलर फ्लोरा एंड फौना को यहां पे लीगल पर्सनहुड दे सके, उनको लीगल राइट्स दे सके। बट इन फ्यूचर वी शुड बी रेडी कि फ्यूचर के अंदर में हमें इनको भी लीगल पर्सनहुड देना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज जो हमारा एनवायरमेंट है इसको हम पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे। ओके तो यहां पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। एंड फाइनली हैज गिवन द एग्जांपल ऑफ अट्राटो रिवर ऑफ कोलंबिया। 2016 का ये पर्टिकुलर केस है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ऑफ कोलंबिया ने अट्राटो रिवर जो उसको लीगल पर्सन बोल दिया। इसके बाद इन्होंने इंट्रोड्यूस किया आइडिया ऑफ बायो कल्चरल राइट्स कंबाइनिंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन विद इंडिजिनस कल्चरल राइट्स। तो जो इंडिजिनस पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम पे, जैसे यहां पे एक रिवर के ऊपर पे डिपेंडेंट है, तो यहां पे कल्चरल राइट्स को बायोलॉजिकल राइट्स या एनवायरमेंटल राइट्स से कनेक्ट करके उन्होंने एक नई कैटेगरी क्रिएट करी है बायो कल्चर राइट्स की। और यहां पे गवर्नमेंट ने, यहां पे नॉट गवर्नमेंट ने बट वहां के सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन ऑफ गार्जियन को क्रिएट करा विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम, या इस पर्टिकुलर केस में उस रिवर की टेक केयर करने के लिए एक कमीशन ऑफ गार्जियन बनाया गया, जिसमें जो लोकल पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इवन दे वर रिप्रेजेंटेटेड। ओके तो यहां पे जो ऑथर है ही इज गिविंग अस द एक्सप्लेनेशन और द कंसेप्ट ऑफ राइट्स ऑफ नेचर और अर्थ जुरिस्प्रूडेंस, व्हिच इज बेसिकली कि जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट्स हैं उनको एक पर्टिकुलर नेचुरल इकोसिस्टम को भी एज अ पर्सन कंसीडर करना चाहिए, सो दैट फ्यूचर में जब भी हम कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्लान करें हम इस पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कॉस्ट को भी अच्छे से इंक्लूड कर पाए और प्रोटेक्ट कर पाए। ओके नेक्स्ट में मूव करते हैं। सो एज हैज बीन द केस आई ऑलवेज ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स ऑल्सो। तो बहुत बार होता है कई वन लाइनर्स हमसे मिस हो जाते हैं, बट विल मेक श्योर कि आपके क्लैट के साथ एलेट की प्रिपरेशन नहीं हो तो एलेट के लिए भी वन लाइनर्स करते रहे। तो यहाँ पे न्यूज ये आई है कि वर्ल्ड के ओल्डेस्ट लीडर कुड एक्सटेंड हिज रूल एज कैमरून वोट्स। तो करंटली जो आज तक सबसे ओल्डेस्ट करंट रूलर है वो कैमरून के अंदर में ही है, और ही इज अगेन फाइटिंग नेक्स्ट पर्टिकुलर इलेक्शन ऑल्सो, एंड देयर इज पॉसिबिलिटी कि ये फिर से इस पर्टिकुलर चीज में जीत जाए, बिकॉज कहीं ना कहीं जो कैमरून का पॉलिटिकल सिस्टम है वो करप्ट है, एंड ये कई साल से मोर देन 28 इयर्स हो चुके हैं इनको पावर में रहते हुए, एंड पॉसिबली ही इज गोइंग टू एक्सटेंड हिज टर्म फॉर द नेक्स्ट 4-5 इयर्स अगेन। ओके करंटली दिस पर्टिकुलर पर्सन पॉल बिया जो अभी करंट कैमरून प्रेसिडेंट है, ही इज 92 इयर्स ओल्ड, और ये शायद ओल्डेस्ट, अब पहले से ओल्डेस्ट है तो ये जो इनका रिकॉर्ड है ओल्डेस्ट पर्टिकुलर लीडर का इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके तो कैमरून क्या है, कैमरून इज अ कंट्री इन सेंट्रल अफ्रीका। तो आप यहां पे देख सकते हो इसके ईस्ट वेस्ट के अंदर में नाइजीरिया है, नॉर्थ के अंदर में चैड है, साउथ वेस्ट के अंदर में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, और साउथ में रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो और गबोन है, और इसकी कैपिटल है याउंडे। ओके याउंडे इज द कैपिटल ऑफ कैमरून, और इस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर में इनके अभी इलेक्शंस होने वाले हैं। कॉलोनियल हिस्ट्री क्या है, ओरिजिनली जर्मन कॉलोनी थी, बट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद व्हेन जर्मनी लॉस्ट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये पर्टिकुलर टेरिटरी वाज डिवाइडेड बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस। लेटर ऑन ये पर्टिकुलर जो डिफरेंट कंट्रीज, एक फ्रेंच कैमरून बन गया, एक ब्रिटिश कैमरून बन गया, बट देन दे बिकेम यूनाइटेड, और 61 के अंदर में दे क्रिएटेड फेडरल रिपब्लिक ऑफ कैमरून। ओके अब इंटरेस्टिंगली जब आपका ये फेडरल रिपब्लिक ऑफ कैमरून बना उस टाइम में इनके प्रेसिडेंट थे अमादू अहीजो, तो ये भी बहुत लंबे टर्म तक प्रेसिडेंट थे, और जब इनकी डेथ हुई तो करंट पर्टिकुलर प्रेसिडेंट है पॉल बिया, ही बिकेम द प्रेसिडेंट, एंड तब से लेके आज तक ही हैज बीन कंटिन्यूइंग एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कैमरून कंट्री ओनली। ओके करंट पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, तो वहां पे एक यूनिटरी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है, विच मींस वहां फेडरल कंट्री नहीं है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो ही पूरे कंट्री को गवर्न करती है। सो इट्स अ प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक, मतलब प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाता है, डेमोक्रेटिकली इलेक्ट किया जाता है, बट इट इज अ यूनिटरी गवर्नमेंट। करंट रूलिंग पार्टी है कैमरून्स पीपल डेमोक्रेटिक मूवमेंट, दिस इज द पार्टी ऑफ पॉल बिया, जो फिर से यहां पे शायद इसको फाइट करेगी। पॉल बिया बिकेम प्रेसिडेंट 1982, तो 1982 में बने थे, और 2025 हो चुका है, तो इन्हें बहुत टाइम हो चुका है, 42 ईयर्स से ज्यादा हो चुके हैं। ही इज ऑल्सो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर, एंड ही इज ऑल्सो अफ्रीका's ओल्डेस्ट एंड करंटली द ओल्डेस्ट लीडर ऑफ एनी कंट्री। ओके तो ये है रिगार्डिंग कैमरून।
एक और पर्टिकुलर वन लाइनर देख लेते हैं एंड द वन लाइनर इज कि आपके काजीरंगा जो नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है वहां की जो डायरेक्टर है सोनाली घोष, शी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव एन इंटरनेशनल अवार्ड केंटन आर मिलर अवार्ड, जो बेसिकली इनोवेशंस को अवार्ड करता है जब आप किसी पर्टिकुलर नेशनल पार्क या सेंचुरी के अंदर में प्रोटेक्शन के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए वहां पे कोई इन्वेंशन या कोई एक नया पर्टिकुलर प्रोजेक्ट करते हो। ओके, तो केंटन आर मिलर प्रोजेक्ट मिला है बाय द वर्ल्ड कमीशन of protected areas। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज देख लेते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज आई है आपकी, सो लेंसेट करके एक आपका मेडिकल जर्नल है, उसकी एक रिपोर्ट आती है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज विच बेसिकली टेल्स अस कि वर्ल्ड ओवर में कौन सी वो पर्टिकुलर डिजीजेस हैं, इन्फेक्शन है जिससे सबसे ज्यादा डेथ हो रही है। सो आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर कि 2021 में इट वाज कोविड जो सबसे ज्यादा है, बट अगर हम इस टाइप के कोई लार्ज पेंडेमिक्स को या इनको रिमूव करते हैं तो जनरली ईयर ऑन ईयर विच आर द डिजीजेस जो यहाँ पे सबसे ज्यादा डेथ कॉज कर रही है। तो एक चीज जो हमें यहां पे लेंसेट बता रहा है, जो स्टडी बता रही है, वो ये है कि करंटली जो नंबर ऑफ डेथ्स होती हैं, इट द मैक्सिमम डेथ्स आर नॉट बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शंस नाउ, जैसे कोई पर्टिकुलर वायरस या बैक्टीरिया से, बट दिस इज बिकॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। मतलब कि जो लाइफस्टाइल डिजीज होती हैं, जैसे कि डायबिटीज हो गया, हार्ट की डिजीज हो गई या कैंसर हो गया, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, ये एक छूने से या एक दूसरे से स्प्रेड नहीं होती हैं। सो non-communicable disease has become the primary cause of death in the world. And interestingly, not just in the world, it is a primary cause of death. This is the primary cause of death in the world, in India, in China or any other important country. तो जितने भी developed या developing countries हैं, वहाँ पे जो biggest killer है, it is your non-communicable disease. And as per this report, 2/3 जो deaths हो रही हैं आपके वर्ल्ड के अंदर में, this is because of non-communicable disease only. And as the name suggests, कि ये particular disease आपके spread नहीं होती हैं by touching and through different ways. Okay, and NCDs के अंदर में सबसे leading disease कौन सी है? So it is your ischemic heart disease. ओके, तो इस्चेमिक हार्ट डिजीज जो है विच इज बेसिकली कि आपकी जो हार्ट की रेट, हार्ट का ब्रीदिंग रेट है, आपकी जो हार्ट का पर्टिकुलर मूवमेंट है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा, उसमें कोई इशू है, तो सबसे ज्यादा डेथ जो होती है वो इसी वजह से होती है। तो हार्ट अटैक इसमें आ जाएगा आपका। सेकेंड इज स्ट्रोक। पहले स्ट्रोक को भी बेसिकली हार्ट डिजीज में काउंट किया जाता था, बट अब स्ट्रोक को अलग से ट्रीट किया जाता है। एंड थर्ड इज योर डायबिटीज। तो दीज आर द 3 प्राइमरी एनसीडीज जिससे सबसे ज्यादा डेथ वर्ल्ड ओवर में हो रही है। एंड इंटरेस्टिंगली यही पर्टिकुलर रीजंस इंडिया के अंदर में भी है आपके। ओके, अब यहां पे इन्होंने कुछ हमें पर्टिकुलर एक हिस्ट्री बताई है कि ईयर ऑन ईयर या पर्टिकुलर ईयर में अगर हम पुराना पर्टिकुलर डेटा देखें तो विच इज द प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड। तो 1990s में डायरिया सोचिए, डायरिया वाज द प्राइमरी रीजन 1990s में जब आपके लीडिंग कॉज ऑफ डेथ बनता था। और 2023 से लेके अब तक 25 चल रहा है आपका, इस्चेमिक हार्ट डिजीज बिकेम द लार्जेस्ट लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। 2023 से लेके 23, 24, 25 इट has been the leading cause। इसके अलावा chronic obstructive pulmonary disease ये एक और अदर मेजर कॉज रहा है आपका 23 के अंदर में। ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ट्रेंड्स, तो इसमें एक पॉजिटिव ये है कि अगर हम 1990 से 2023 में आए तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो वर्ल्ड ओवर में इंक्रीज हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेल्स का देखा जाए तो 58 से 70 हो चुकी है, फीमेल्स का भी 58 से 72 हो चुका है, और ओवरऑल देखा जाए तो ये 58.46 से आपकी अब 71.56 हो चुकी है, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई है। बट एट द सेम टाइम नंबर ऑफ डेथ जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं वो भी करीब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। 2/3 डेथ जो वर्ल्ड में होती है, दीज आर बिकॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ओनली। ओके, एक लास्ट में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक देख लेते हैं। द टॉपिक इज कि जैसे अभी नेपाल के अंदर में आपका प्रोटेस्ट हुआ था, सिमिलरली फिलीपींस, इंडोनेशिया एंड नाउ मोरक्को, मेडागास्कर, यहां पर भी आपका जो जेन जी है वो पर्टिकुलर प्रोटेस्ट कर रहा है। ओके, तो ये डिफरेंट कंट्रीज के अंदर में व्हाई द यंग पॉपुलेशन इज प्रोटेस्टिंग, एंड ये जेन जी क्या होता है, जेन अल्फा क्या होता है, ये पर्टिकुलर चीज हम डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज इट कैन वेरी वेल बी अ सिंपल वन लाइनर ऑल्सो। ओके, और ये प्रॉपर क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आफ्टर इंडोनेशिया, फिलीपींस, नेपाल, यूथ लेड प्रोटेस्ट आर बेसिकली अकरिंग इन योर मोरक्को एंड मेडागास्कर। सो विच आर द कंट्रीज वेयर your Gen Z protests are taking place? So these are the countries जहां पे हो रहा है आपका often called Gen Z protest, because यहां पे largely younger age population है। तो Gen Z कौन होते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया has played an important role, और यहां पे जितने भी ये प्रोटेस्ट हुए हैं it is through the channels of social media only कि ये पर्टिकुलर मोबिलाइजेशन हुआ था, कोऑर्डिनेशन हुआ था और मैसेजिंग हुई थी।
ओके, कॉमन कॉज क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड जेन जी प्रोटेस्टिंग? सो मेन रीजन इज इनइक्वालिटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ अपॉर्चुनिटीज अमंग एलिट्स। नेपोटिज्म जो है वो यहां पर भी है, तो ये एक बड़ा इशू है। इकोनॉमिक ग्रीवांसेस है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लो इनकम है, लैक ऑफ क्वालिटी पब्लिक सर्विस है। तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो पर्टिकुलर कॉजेज दिख रहे हैं, दीज आर ऑल्सो वेरी कॉमन इन इंडिया ऑल्सो। बट बिकॉज इंडिया के अंदर में पॉलिटिकल सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे डेमोक्रेसी स्ट्रांग है, एंड इफ वी फील लाइक द गवर्नमेंट इज नॉट जस्टिंग टू अस, so we can vent our anger on the poll booth। इस वजह से आपकी जो पर्टिकुलर यूथ है वो जल्दी से इस तरह से प्रोटेस्ट नहीं करते, बिकॉज एंगर को वेंट आउट करने के लिए अलग अलग पर्टिकुलर हमारे पास रूट्स होते हैं। और सोशल मीडिया हैज बीन द इनेबलर जिसने मोबिलाइजेशन को अलाउ करा है। बट अनदर इशू इज कि यहाँ पे कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं होता है, कोई लॉन्ग टर्म पर्टिकुलर इसका कोई गोल नहीं होता है, तो ये शॉर्ट लिव भी होता है। तो यानी कि एक सिंपल सा गवर्नमेंट को एक सॉल्यूशन भी है कि अगर समहाउ आपने इन प्रोटेस्ट को शॉर्ट पीरियड के अंदर में अगर कंट्रोल कर लिया तो यू कैन इजीली कंट्रोल इट। ओके, अब यहां पे मैं जो मेन ये न्यूज मैंने कवर इसलिए करी बिकॉज आई वांटेड टू डिस्कस ऑल ऑफ दिस। ओके, तो यहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हम जेन जी बोलते हैं, जेन अल्फा बोलते हैं, जेन बीटा आ रहा है अब आपका, इस टाइप की जो जनरेशंस है इनको किस पर्टिकुलर पीरियड में बॉर्न लोगों को किस जनरेशन के नाम से जाना जाता है एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं द ग्रेटर जनरेशन। तो पॉसिबली शायद इन्हीं जनरेशन ने बोला, ये पर्टिकुलर सर्वे करा होगा एंड देन से सेड कि यस जो पर्सन इसमें बॉर्न हुए थे दीज आर द ग्रेटर जनरेशन। सो पीपल बॉर्न इन द ईयर 1901 टू 1927 दीज आर कंसिडर्ड एज द ग्रेटर जनरेशन बिकॉज दे बेसिकली एक्सपीरियंस द ग्रेट डिप्रेशन। तो आज तक का वर्ल्ड का जो ग्लोबल सबसे बड़ा इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ है, रिसेशन हुआ है, दैट टुक प्लेस इन 1927। तो यहां पे ग्रेट डिप्रेशन तक का जो पीरियड है, ये पर्टिकुलर लोग जो थे, ये पर्टिकुलर लोग को ग्रेटेस्ट जनरेशन बोला गया है। इनको जीआई जनरेशन भी बोला जाता है और वर्ल्ड वॉर 2 जनरेशन भी बोला जाता है। Next is the silent generation. It is the 1928 to 1945. These are the people which were born after the Great Depression, and these were the people which saw the Second World War also, World War II and the Korean War. इसको ट्रेडिशनलिस्ट जनरेशन और द बिल्डर जनरेशन भी कहा जाता है बिकॉज दीज वर द पीपल जो इस एरा में बॉर्न हुए थे। सो 1945 के बाद दीज वर द पीपल जिन्होंने वापस से रीबिल्ड करा है आपके वर्ल्ड को। नेक्स्ट इज योर बेबी बूमर्स 1946 से 64। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जो पर्टिकुलर बच्चे पैदा हुए थे उनको बेबी बूमर्स कहा जाता है बिकॉज दिस वाज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड सोशल चेंज। तो बिकॉज दिस वाज अ पीरियड जब कोई भी ऐसे बड़े वॉर्स नहीं हुए थे स्पेसिफिकली इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। तो उस टाइम में जो पर्टिकुलर लोग थे, बच्चे बहुत हुए थे उस पर्टिकुलर टाइम में बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 ऑल्सो। उसके बाद में बच्चे हुए बहुत सारे और इसलिए इस पर्टिकुलर जनरेशन को बेबी बूमर्स भी कहा जाता है एंड जनरेशन जोन्स भी कहता है। देन यू हैव योर Gen X. Gen X is the population are the people who were born in the year 1965 to 1980. इनको MTV generation और baby busters भी कहा जाता है। Then you have your millennials जो generation Y है। I am also a millennial. 81 से 96 में born are millennials. तो first generation to come of age in the new millennium because 2000 में this was the generation जो सबसे पहले आई थी, इसलिए इनको millennials या generation Y भी कहा जाता है और eco boomers भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज योर जनरेशन Z, Gen Z। वो कौन सी है? 97 से 2012 बॉर्न। यू ऑल ऑफ यू आर पॉसिबली Gen Z ओनली। तो आप सब ट्रू डिजिटल नेटिव्स हो ग्रोइंग विद स्मार्टफोन्स एंड सोशल मीडिया। सो पॉसिबली यू मस्ट नॉट हैव सीन अ वॉचमैन। ठीक है, तो ये सब आपने देखे ही नहीं होंगे ये सारी चीजें। इनको जूमर्स और आई जनरेशन, आई फॉर एप्पल, वहां से भी आता है। देन दो नेक्स्ट जो है जो 2013 से 24 में बॉर्न हुई है, दे आर कॉल्ड एज जनरेशन अल्फा। सो दिस इज द फर्स्ट जनरेशन born in the 21st century. Many other children of millennials are shaped by the COVID-19 pandemic and the ubiquity of AI and smart devices. और अल्फा के बाद में अब बीटा और बीटा के बाद में शायद गामा आएगा। तो जनरल बीटा कौन से हो जाएंगे? जो 25 से 39 में अब जो बॉर्न होंगे उन लोगों को हम बोलेंगे जेन बीटा। तो दीज आर द सक्सेसर टू जनरल जनरेशन अल्फा और अभी इनको और कोई निकनेम नहीं दिया गया। सो दिस इज द लास्ट जनरेशन बीटा। लास्ट तो नहीं है बट करंटली नॉमेनक्लेचर के अंदर में लास्ट अभी आपकी जो है वो जनरेशन बीटा ही है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थी आज की पर्टिकुलर न्यूज फ्रॉम बोथ न्यूज़पेपर्स। तो आई वुड सजेस्ट यू कि जो भी टॉपिक्स आपको अच्छे लगे उनके आप प्लीज नोट्स बनाइए और इनको रेगुलर रिवाइज करिए सो दैट आपके लास्ट मोमेंट के ऊपर पे कोई पर्टिकुलर जीके का रिवाइजन करने का प्रेशर ना हो। विद दिस मैसेज लेसन टुडे सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।